हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की थी डीवी के ऊपर कि जब आपका 1 जनवरी को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस होता है एंड डीवी में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि आपको अभी से अरेंज करके रख लेने चाहिए। उसमें मैंने बोला था कि जो भी आपकी क्वेरीज डाउट्स होते हैं डीवी से रिलेटेड आप मुझे बता देना। मैंने देखा कि आप बहुत पैनिक भी कर रहे हैं डीवी को लेकर। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि देखिए, लास्ट ईयर मैं भी इसी फेज़ में थी एंड मैं भी बहुत डर गई थी कि मेरे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में नेम में मिस्टेक थी जो मैं आगे आपको बताऊँगी। मैं बहुत डर गई थी कि रिजेक्ट वगैरह हो गया। तो सबसे पहले आप एकदम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी मेहनत आपने की है, अगले को भी पता है कि आपने इतनी मेहनत करके प्रीलिम्स मेंस देकर इंटरव्यू देकर आप आए हो डीवी के लिए। तो कुछ भी अगर गलतियां होती है डॉक्यूमेंट्स में या कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग भी होते हैं तो वो लोग आपके को टाइम ज़रूर देते हैं कि आप उसको थोड़े टाइम बाद प्रेजेंट कर सको, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सको। सबसे पहले बिल्कुल शांत हो जाओ, पैनिक मत करो। बाकी जो भी डाउट्स है मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी। मैक्सिमम इससे आपके 99% डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। जब आपको 10 से 15 दिन बाद आपको मेल आएगा अपने अपने रेस्पेक्टिव बैंक से कि इस डेट पे आपकी डीवी है एंड ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं। तो जैसे मेरा सिलेक्शन जो है सीआरजीबी में हुआ था तो उनके वेबसाइट पे जाना होता था हमको एंड उसमें उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, पुलिस वेरिफिकेशन का, ये सारे फॉर्मेट्स उन्होंने अपलोड कर रखे थे। तो हमको क्या करना था कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करके हमको लेकर जाना होता था हॉस्पिटल जहाँ पे हमको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनवाना है? आपके जो ज़िला अस्पताल होता है, मींस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो आपके स्टेट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से आपको बनवाना होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बनवाना है इसमें। तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मेट आएगा आपका बैंक टू बैंक जो आता है, तो जब आप वेबसाइट से वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये पता कर लेना कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, वहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड है वो किस किस दिन बैठती है वो आपको सबसे पहले पता करना है। हमारे रायपुर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे मेडिकल बोर्ड ट्यूसडे एंड फ्राइडे को बैठती थी। तो हम लोग को ट्यूसडे या फिर फ्राइडे को जाना होता था अगर हमको सर्टिफिकेट बनवाना है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ रिकमेंड करूँगी कि जैसे हमारा ट्यूसडे एंड फ्राइडे को था तो आप वीक के इनिशियल डेज में जाना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने। क्यों? जैसे मैं ट्यूसडे को गई तो जो सारे टेस्ट होते हैं वो ट्यूसडे को होते हैं एंड कुछ रिपोर्ट्स जो होती है वो वेडनेसडे को आती है एंड आपका सर्टिफिकेट बन के वेडनेसडे या थर्सडे को मिलेगा। वही अगर आप फ्राइडे को जाओगे, टेस्ट कराओगे, उसके बाद फिर मंडे को रिपोर्ट लोगे, जो टाइम है आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। उससे अच्छा वीक के इनिशियल डेज में आप चले जाओ, आपका काम जो है सॉर्टेड वे में हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाओगे हॉस्पिटल, पता करोगे कौन से डेज वो ऑपरेट करते हैं। उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना है एंड उसके बाद बोलना है उनको कि मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ है एंड ये फॉर्मेट मिला है, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। वो लोग आपको आगे गाइड कर देंगे, एक रिसीट काट कर देंगे, वो एक स्लिप जैसा देंगे, उसको लेकर आपको जाना है जहाँ वो बोलेंगे वहाँ। एंड वहाँ पे आप जब दूसरे रूम में जाओगे उसके बाद वो जो सारे टेस्ट है वो लिख कर देंगे। तो मुझे भी ऐसे ही तो मेरा भी ऐसे ही था। मैं गई थी काउंटर में स्लिप मिली मुझे, उसके बाद एक रूम में उन्होंने भेजा, वहाँ गए तो वहाँ पे जो असिस्टेंट वगैरह होते हैं उन्होंने एक लिस्ट दे दी जिसमें कि सारे टेस्ट वगैरह लिखे हुए थे एंड उसके साथ साथ रूम नंबर भी लिखे हुए थे कि जैसे 101 रूम नंबर में आपका ब्लड टेस्ट होगा ऐसे। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो बेसिक से टेस्ट होते हैं, आई का टेस्ट होता है, ईयर्स का टेस्ट होता है, ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है एंड लास्ट ईयर तो मेरा कोविड टेस्ट भी हुआ था एंड वेट चेक होता है, हाइट चेक होता है, ऐसे बेसिक से ईसीजी वगैरह कुछ टेस्ट होते हैं वो आपको कराने होते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊंगी, मैंने एक गलती की थी कि मैं थोड़ी सी लेट चली गई थी, 10 o'clock के आसपास मैं गई थी एंड टेस्ट कराते कराते ऑलमोस्ट 12:30 हो गया था एंड मैं जिस हॉस्पिटल में गई थी वहाँ पे जो ओपीडी होते हैं या फिर जो टेस्ट करने वाले होते हैं वो 12 o'clock को चले जाते हैं। तो मेरे आधे टेस्ट रह गए थे एंड आधे टेस्ट मुझे आके नेक्स्ट डे करवाना पड़ा।
और फिर उसके नेक्स्ट डे मेरा रिपोर्ट्स वगैरह आए, उसके बाद मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बना। इसीलिए आप 8:30 को चले जाना। आपके हॉस्पिटल की जो टाइमिंग्स है उसमें ही आप, जैसे ही हॉस्पिटल खुलता है मैं तो बोलती हूँ वैसे ही चले जाओ, फटाफट अपने सारे टेस्ट ख़त्म कर लो। उसके बाद टेस्ट वगैरह आप जब करवा लेते हो, वो मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आपको फिर वो एक जगह भेजेंगे जहाँ पे वो सब रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। वो थोड़ा वेट कराते हैं एंड उसके बाद वो टेस्ट वगैरह देख के, रिपोर्ट वगैरह देख के मेडिकल जो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दे देते हैं। कुछ फीस भी लेते हैं, वो 400-500 कुछ रहती है, डिपेंड करती है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, तो वो आपको करना है। ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो ये हो गया टेस्ट वगैरह एंड कैसे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज करना है। मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले जैसे ही आपको डीवी का मेल आता है, सबसे पहले आप मेडिकल सर्टिफिकेट ही बनवाने चले जाना, क्योंकि इसी में जो है सबसे ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, ये टेस्ट वो टेस्ट कराने पड़ते हैं, तो सबसे पहले इसी को निपटा लेना। अब सेकंड डाउट है डिग्री एंड मार्कशीट से रिलेटेड। इसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हमारे पास जो है प्रॉपर डिग्री नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो क्या उससे प्रॉब्लम होगी, क्या वो रिजेक्ट कर देंगे? तो देखिए, रिजेक्शन तो कुछ ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस होता होगा, वो भी नहीं मैंने सुना है अभी तक के कि एक छोटे से डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट नहीं किया तो वो रिजेक्ट कर दिए हैं। तो अगर आपके पास प्रोविजनल है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ बैंक्स में उससे ही हो जाता है, पर कुछ बैंक्स में ऐसा होता है कि आपको डिक्लेरेशन देना रहता है, या फिर एक लेटर वो लिखवा के आपसे ले लेते हैं कि अभी मैं प्रोविजनल सबमिट कर रही हूँ एंड जैसे ही मेरे पास अपनी फाइनल डिग्री आ जाती है मैं सबमिट कर दूँगी, ऐसे बोल के वो टाइम भी देते हैं आपको सबमिट करने का। तो अगर आप लोगों के पास डिग्री नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर लीजिए, भले 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, जब भी आए आप अप्लाई कर लेना एंड अपनी तरफ से एक बार कोशिश कर लेना अपने यूनिवर्सिटी में बात करने की कि हमारा डीवी के लिए मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। तो कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर करते हैं अर्जेंट बेसिस पे देने के लिए, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर लेना। तो आप अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उनको आप इन्फॉर्म कर देना कि इस टाइम पीरियड में मेरा डिग्री जो है आ जाएगा एंड मैंने अप्लाई कर लिया है। तो ये हो गई डिग्री की बात। अब तीसरा डाउट है ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। देखिए, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास अभी नहीं है, मुझे आएगी तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, क्योंकि मैं खुद एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। पर जहाँ तक मुझे पता चल पाया कि जो एनएलसी सर्टिफिकेट ऐसा कुछ बनवाना रहता है वो आपको लेटेस्ट बनवाना है। मैं अपने डीवी के टाइम भी देखी थी कि कुछ लोगों को उन्होंने बोला था कि ये सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट बनवा के लानी है, फिर उनसे भी डिक्लेरेशन लिखवा लिया था उन्होंने एंड उनको बोला था कि बाद में आप अपडेटेड वाला जमा कर दो। तो ये चीज़ है कि अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट। अब देखिए, जैसे हमारे बैंक में जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी फॉर्म उन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड करा हुआ था। उसको क्या करना था, हमको डाउनलोड कराना था, अपने बेसिक डिटेल्स फिल करने थे एंड उसके बाद जो है एक गैजेटेड ऑफिसर से उसको साइन करा के आना था। अब देखिए, गैजेटेड ऑफिसर में आप किस किस से साइन करा सकते हो? स्कूल के जो, गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल है आप उनसे साइन करा सकते हो। मैंने क्या किया था, एक जो मेरा सर्टिफिकेट था वो मेडिकल बोर्ड के ही एक डॉक्टर मेरे पहचान के थे, वो भी गैजेटेड ऑफिसर ही थे, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने उनसे साइन करा लिया था एंड दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है मैंने दूसरे गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा लिया था। तो आप एक बार गूगल भी कर लेना कि गैजेटेड ऑफिसर में कौन कौन आते हैं, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको उनसे साइन कराने होते हैं। मेडिकल बनवाने के बाद आप इस चीज़ के लिए लग जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे जान पहचान में तो चलो एक गैजेटेड ऑफिसर निकल गया, पर ज़रूरी नहीं है सबके जान पहचान में ऐसे निकल जाए। तो आप पहले से ही मेडिकल का जैसे ही काम होगा आप तुरंत ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के काम में लग जाना एंड जल्द से जल्द इसको भी निपटा लेना। बाकी जो कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होता है, आरआरबी के डीवी में तो उन्होंने नहीं लिया था, उनके फॉर्मेट का ही जो अटेस्टेड करा के मैं लेकर आई थी उन्होंने वही लिया था। अब नेक्स्ट डाउट है एफडी बनवाने से रिलेटेड। देखिए, जैसे हमारे आरआरबी सीआरजीबी में क्लर्क के लिए 35,000 की एफडी बनानी थी एंड ऑफिसर के लिए 70,000 की एफडी बनानी थी। ये वही सर्विस बॉन्ड की तरह होता है कि अगर आप 1 साल से पहले छोड़ देते हो आरआरबी, तो ये जो है वो लोग रख लेते हैं, ये जो एफडी होती है वो रख लेते हैं
एंड इसका आपको रिफंड नहीं मिलता है। ये आपको बनवानी है। जैसे मेरा CRGB में था तो वहाँ पे गई मैं, कोई भी ब्रांच में आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको अपना अकाउंट खुलवाना रहता है और आप एक बार बता दोगे कि हमें DV के लिए ये बनवाना है तो बाकी सब वही करके दे देते हैं। बस आपको एक बेसिक सा फॉर्म फिलअप करके देना होता है। तो मैं गई थी CRGB के एक ब्रांच गई थी मैं, वहाँ पे मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा सिलेक्शन हुआ है तो FD बनवानी है। तो वो फॉर्म वगैरह देते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, वो बना के आपको एक रिसीट देते हैं। वो रिसीट को आपको ले जाकर DV के दिन सबमिट करना होता है एज अ प्रूफ कि आपने FD बना लिया है। तो अब नेक्स्ट डाउट है जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए इस चीज़ को रिलेटेड कि हमारा डोमिसाइल जो है अदर स्टेट से है, डोमिसाइल यानी कि स्थायी प्रमाण पत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो हमारा दूसरी स्टेट में है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ की हूँ पर मैंने मध्य प्रदेश में मान लो अप्लाई किया है एंड वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ का डोमिसाइल नहीं है। तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ का आपके पास डोमिसाइल है तो वो काफ़ी है। ऑब्वियसली सबके पास अदर सारे स्टेट्स का या जहाँ से भी अप्लाई किए वहाँ का डोमिसाइल थोड़ी होगा, तो वो प्रेजेंट करने नहीं बोलते हैं। मैं तो यहीं से बिलोंग करती हूँ तो मैंने यहीं का डोमिसाइल सबमिट किया था। एंड डोमिसाइल ज़रूरी है क्या, ये भी क्वेश्चन आया है। तो देखिए, डोमिसाइल इन माय केस, मैं जिस बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे ज़रूरी था। उन्होंने ओरिजिनल ही रखा था डोमिसाइल का। एंड जब आप छोड़ते हो तब आपको एक लेटर लिख के देना होता है एंड वो जो है आपका वापस हो जाता है। तो डोमिसाइल ज़रूरी है। कुछ मैंने वीडियोस देखे थे जहाँ पे कुछ बैंक्स में उन्होंने नहीं मांगा था, नहीं लिया था, तो वो आपके बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जैसे ही आपको मेल आता है तो उसमें नीचे एक मेंशन रहता है नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो रहती है वो आपके बैंक से ही रिलेटेड किसी पर्सन का रहता है। तो वो DV से रिलेटेड क्वेरीज के लिए ही वो नंबर मेंशन करते हैं। तो कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप उस नंबर पे कॉल करके ज़रूर पूछना। मुझे भी डाउट्स थे तो मैंने भी क्वेश्चन किया था उनको कॉल करके कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, ये अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको सब अच्छे से बताते हैं। तो अगर आप अपने रेस्पेक्टिव बैंक्स में कॉल करके पूछोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके बैंक को डोमिसाइल सबमिट करना मैंडेटरी है कि नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर करना। सारे डाउट्स आप एक अपनी सेफ्टी के लिए वो हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके पूछ लेना। बाकी मेरी स्टेट में तो डोमिसाइल ओरिजिनल सबमिट हुआ था। एंड अगर आपने डोमिसाइल नहीं बनवाया तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसको भी बनने के लिए ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट डाउट जो है वो है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर कि एप्लीकेशन फॉर्म हमने डाउनलोड करके नहीं रखा था, अब क्या करें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भी वो आपसे DV के टाइम पे लेते हैं। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, RRB क्लर्क हो, IBPS क्लर्क हो, PO हो, जो भी हो, जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए वो वापस से विंडो खोलते हैं जिसमें कि आप अपना एप्लीकेशन जो है वापस से डाउनलोड कर सकते हो। वो चीज़ को आपको एकदम अवेयर रहना है, नोटिफिकेशन से एकदम अपडेटेड रहिए, क्योंकि वो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही वो ओपन करते हैं। तो जैसे ही वो ओपन करेंगे लिंक अभी ही आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसी वीक के अंदर, ये 10 दिन के अंदर अंदर वो वापस से विंडो ओपन करेंगे, उससे आप डाउनलोड कर लेना। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। मुझे जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है कि एप्लीकेशन वाला विंडो ओपन हो गया है तो मैं आपको वहाँ भेज दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। अब नेक्स्ट डाउट है कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है कि नहीं। मेरे बैंक में हमसे तो नहीं लिया था कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कुछ बैंक्स में लिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने बोला एक बार हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके पूछ लेना। एंड अगर आपके पास है तो रख लेना, नहीं है तो कई बार कई जगह से बन भी जाता है, आप थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ। कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनने में ज़्यादा कुछ टाइम लगता नहीं है। नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बर्थ सर्टिफिकेट का जो सब्सटीट्यूट है आप 10th का मार्कशीट प्रेजेंट कर सकते हो, वो एक ऑप्शन में आता है, आप लिखा हुआ देखोगे बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का मार्कशीट आप एज अ प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हो, तो वो भी कोई इशू नहीं है। अब लास्ट जो डाउट है वो है नेम को लेकर मिस्टेक। पेरेंट्स के नेम हो, मदर का नेम हो, आपका नेम में मिस्टेक हो, सब मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना केस बताती हूँ। मेरे पापा का जो नेम है वो मेरे आधार कार्ड के पीछे भी आपके पापा का नाम दिया होता है, उसमें थोड़ा सा एक वर्ड का फ़र्क है।
एंड जो मेरे बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें अलग है। तो मुझे भी बहुत डर लग गया था कि पापा का नाम अलग है, मैं क्या करूँ। और एंड उनके आधार कार्ड में तो और तीसरा ही ये मिस्टेक है, मीन्स 3 अलग अलग नाम हो गए एक एक वर्ड की डिफरेंस की वजह से। तो उसमें जो है मेंशन रहता है कि जो तीनों नेम है, मान लीजिए आपके फर्स्ट नाम में एच है, सेकंड नेम में आर नहीं है, या जो भी वो तीनों अलग अलग जो नेम है अलग अलग स्पेलिंग के साथ, उसमें मेंशन रहता है कि A B C ये जो है ये तीनों मेरे ही नाम है। एंड मैं खुद ही एंड ये तीनों नाम से मैं खुद को रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसा कुछ कुछ वो फॉर्मेट बना के आपको कोर्ट वाले दे देंगे। तो वो एफिडेविट जो होता है वो स्टैम्प किया हुआ रहता है पूरा प्रॉपर। आप एक बार कोर्ट चले जाना, वहाँ आप जाके बोलना कि मेरे पापा के या फिर मेरे नेम में ऐसा ऐसा मिस्टेक है, तो इसका एफिडेविट बनवाना है, तो वो सब कुछ आपको करके दे देंगे। तो आप वो बनवा के रख लेना, वो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। जैसे ही वो आपको बोलेंगे कि ये नेम में थोड़ा सा आपका फ़र्क है, तो आप वो एफिडेविट दे देना, तो उससे हो जाएगा। उसके बाद वो आपको नहीं बोलेंगे कि आपके पापा का नेम चेंज करा के आओ, रेयर केसेस में होता होगा, बाकी ये डिक्लेरेशन या एफिडेविट से हो जाता है। इसके अलावा तो बाकी और कुछ आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने कवर कर दी है। बाकी आपका जो टाइम पीरियड है जो आप पूछ रहे थे, डीवी के लिए आपको मेल के बाद 10 से 15 दिन आराम से मिल जाते हैं, तो उसका टेंशन मत लो। एंड ज्वाइनिंग बैंक टू बैंक पे डिपेंड करता है, कुछ बैंक्स जल्दी रिक्रूट कर लेती है, कुछ बैंक्स जल्दी ज्वाइनिंग करवा देती है, कुछ थोड़ी लेट से करवाती है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बस इतना बोल देना कि हेल्पफुल थी। बाकी ऑल द बेस्ट आपके डीवी के लिए एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत मेहनत की है आपने लास्ट ईयर, उसी की वजह से आप सिलेक्टेड हुए हैं एंड आप अब डीवी कराएंगे, उसके बाद आपकी इस साल ज्वाइनिंग हो जाएगी। एंड मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के लिए, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।